स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से चैनल पर एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी एसएसटी के PYQ का पार्ट 3 लेकर आई हूँ और डेट है 1/10/2021। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा प्लीज पहले जाकर वो देख लें। शुरू करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि नो बग बग ओनली फैक्ट्स झटपट। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस आपदा युग्म का जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा डिजास्टर है? इसमें बताना है पेयर ऑफ डिजास्टर्स इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा मैच्ड है? धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा समुद्र के स्तर में वृद्धि होने के कारण होती है, या तीव्र गति से शुरू होने वाली आपदा लावा प्रवाह होती है? तो देखिए दोस्तों, आंसर इसका दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए, जो धीमी गति से शुरू होने वाली आपदाएं होती हैं वो समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है तब शुरू होती है, ठीक है। और जो तीव्र गति से शुरू होने वाली आपदा होती हैं वो लावा प्रवाह के कारण शुरू होती हैं। और इन दोनों ही लेवल की जो डिजास्टर्स होते हैं उसके अंदर जन धन की सबसे ज्यादा हानियां होती हैं, ठीक है। जन धन की सबसे ज्यादा हानियां होती है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है। इसके ऊपर, इन डिजास्टर्स के ऊपर लोगों का कोई भी क्या कह सकते हैं नियंत्रण नहीं होता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरल निर्वाह मूलक कृषि की है? यानी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी सिंपल सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की? तो देखते हैं। इसमें खेतों के आकार छोटे होते हैं, इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, या एक ही भूखंड में कई अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। तो ये तीनों जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसकी है? झूम कृषि की। झूम कृषि यानी सरल निर्वाह मूलक कृषि है ये। इसके अंदर जो खेतों का आकार होता है वो छोटा होता है, बिल्कुल सही। इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है ये भी। एक ही भूखंड में कई अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें भी ये तीनों ऑप्शन सही हैं कि इसका जो खेत होते हैं छोटे से होते हैं, लेकिन खेतों में बहुत सारे टाइप्स की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की, और इसको झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये जो कृषि होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए, 1, 2, 3 तीनों ही कथन या फिर तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के हिमालय जंगलों में नहीं पाई जाती? अब हम बात करें नहीं पाई जाती, कौन सी लकड़ी है जो भारत के हिमालय में नहीं मिलती? तो आंसर आएगा हमारा ए, एबोनी। एबोनी जो वो है लकड़ी है वो हिमालयों के जंगलों में नहीं मिलती। कौन सी मिलती है ये भी देख लेते हैं। सिल्वर फर मिलती है, ब्लू पाइन मिलती है, व्हाइट विलो मिलती है। जो एबोनी है वो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों में उगने वाला वृक्ष है, ठीक है। और पर्वतीय वन हिमालय पर उगते हैं। कौन से उगते हैं? पर्वतीय वन। इनको पर्वतीय वन भी कहा जाता है। और ये जो पर्वतीय वन होते हैं इनका जो विस्तार है असम से कश्मीर तक का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1980 में कौन से देश ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया? कौन सा देश था जिसने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था? वो है, आप सभी को पता होगा इसका आंसर, सी, चीन। चीन ने अपनाया था ये पॉलिसी, जिसमें सिर्फ एक बच्चा होने की बात की थी। लेकिन चीन ने 2015 के अंत तक वन चाइल्ड पॉलिसी को अबॉलिश कर दिया था, समाप्त कर दिया था, ठीक है। और उसकी जगह 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी ला दी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से नदियों के किस संयोजन को भारत में उनके क्षेत्र के अवरोही क्रम में सही रूप से अनुक्रमित किया गया है? तो देखते हैं कि कौन से जो नदियां हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर से कैसे लगाया गया है। देखते हैं। डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा, 9, 8, 7 ऐसे टाइप्स में, ठीक है। तो देखते हैं पहले कौन सी बड़ी है नदी। पहले आएगी हमारी गंगा, फिर इंडस, फिर महानदी, ठीक है दोस्तों। और गंगा का उद्गम स्थान कौन सा है? वो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है, ठीक है।
और ये जो नदी है इसी जगह से भागीरथी नाम से निकलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में गिरती है या ड्रेन होती है? तो बात करते हैं, इसका आंसर है बी, गोदावरी जो नदी है वो ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में गंगा नदी भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, महानदी, कृष्णा, एक्सेट्रा नदियां गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। और अगर अरब सागर की बात करूं तो अरब सागर में गिरती हैं साबरमती, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, एक्सेट्रा नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में पाया जाता है? द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री है जिसका सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है? वो है हमारा प्यारा भारत। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्यारा भारत है जो सेकेंड नंबर पे आता है सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में। और अब आप लोगों की जिज्ञासा होगी पहले वाला कौन सा है ना? क्यूरियस हो गए आप लोग। तो हमारा फर्स्ट है जो सबसे बड़ा कंट्री है इन द टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क, विच इज संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और पक्की सड़कों की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा इंडिया आता है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क के क्षेत्र में, जो है 59 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक उद्योग का स्थान काफी हद तक निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इज लार्जली डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो बताना है इसका कौन से फैक्टर्स हैं। तो आंसर आएगा ए, क्लाइमेट भी फैक्टर है इसका, और रॉ मटेरियल, यानी इंडस्ट्री की जो लोकेशन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्योंकि जब कच्चे माल की उपलब्धता होगी, ठीक है, उद्योग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कच्चा माल, जलवायु, ठीक है, भूमि, जल, अगर आसपास जल, भूमि और पूंजी, परिवहन, ये सब नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी अच्छे से। ठीक है ना, तो ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानसून की वापसी किस महीने से शुरू होती है? भारत के अंदर जो मानसून है वो वापस कब जाते हैं? रिट्रीटिंग मानसून किसे कहते हैं ये भी तो बताती हूँ आपको मैं आगे। तो वो है सितंबर। 1 सितंबर से उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट भारत में मानसून पीछे हटने लग जाता है। ठीक है, 1 सितंबर से नॉर्थ वेस्ट में भारत में जो ये मानसून है वो पीछे हटने लग जाता है, जाने की कोशिश करता है 15 अक्टूबर तक ये दक्षिण भारत के आधे भाग में वापस हो जाता है। ठीक है, आधे भाग में वापस की इसकी जो गति होती है वो तीव्र होती है। तो इसका राइट आंसर है बी, सितंबर। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है कथन कौन सा सही है। 1, ADHOC method is used in the situation where time is a constraint or there is a lack of information. और second, the matrix technique is a qualitative environmental impact assessment method. तो दोस्तों ऑप्शन आएगा इसका बी, दोनों ही बात सही है कि जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है उसकी जो पद्धति का उपयोग करा जाता है तो उस स्थिति में किया जाता है जहां पर समय की कमी होती है या जानकारी की कमी होती है। ठीक है, ये और जो सेकेंड वाला बताया था जो मैट्रिक्स टेक्निक होती है वो एक गुणात्मक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पद्धति है। तो कथन दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? फर्स्ट, गल्फ स्ट्रीम, अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर ओनली 1 है। ठीक है, ये दोनों गलत है क्योंकि लैब्राडोर जो करंट है या धाराएं हैं वो पैसिफिक ओशन में नहीं होती हैं, वो होती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। और जो पेरू करंट होती हैं वो होती हैं दक्षिण प्रशांत महासागर। और गल्फ स्ट्रीम कहाँ होती है? अटलांटिक ओशन। ये कौन सी हवाएं देती हैं? गर्म हवाएं देती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे भारत के लोहे और इस्पात उद्योग की समस्या के रूप में पहचाना गया है? प्रॉब्लम्स कौन सी है आइडेंटिफाई कर रही है स्टील और आयरन इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर। इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, कोकिंग कोल की उच्च लागत लगती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। ऑप्शंस देखते हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये तीनों ही चीजें हैं
जो लोहा इस्पात उद्योग है इसको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें बड़ी मात्रा में कच्चा माल भी चाहिए होता है और लोहा निकालने के लिए लोहे असक को भट्टियों के कोकिंग कोल एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है, तब जाकर लोहा असक तैयार होता है। ठीक है, और थर्ड क्या था, इसमें बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता भी होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी इसके अंदर शामिल है। परिवहन की समस्या होती है दोस्तों, मशीनरी इतनी अच्छी नहीं होती, कुशल मजदूरों की कमी होती है लोहा उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उत्पादन अम्ल वर्षा में शामिल नहीं है बताना है। तो आंसर आएगा हमारा बी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है अम्ल वर्षा में शामिल नहीं होता। ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है वो अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, निकटवर्ती तट क्षेत्र में औसत समुद्र तल से सुनामी लहरों के जल की ऊंचाई कहलाती है, क्या कहलाती है। तो आंसर आएगा डी, सुनामी रन अप। निकटवर्ती तट क्षेत्र के जो औसत समुद्र तल से सुनामी लहरों के जल की ऊंचाई सुनामी रन अप कहलाती है। सुनामी क्यों होती है, जब महासागरों में उत्पन्न होती है उच्च ऊर्जा वाली लहरें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बृहद हिमालय और लघु हिमालय को किसके द्वारा अलग किया जाता है। ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय आर सेपरेटेड बाय द बी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग किया जाता है ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को। क्वेश्चन 16, रबी की फसल कब से बोई जाती है, ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है ये वाला क्वेश्चन। तो आंसर आएगा डी, अक्टूबर टू दिसंबर तक रबी की जो फसल होती है वो बोई जाती है और अप्रैल टू जून कट की जाती है फसल। ठीक है, और रबी की कौन सी फसल होती हैं, गेहूं, जौ, मटर, चना, जई, अलसी, सरसों। ठीक है, ये सब रबी की फसल होती है। ऑलराइट, सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत है। वलित मीन्स फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, कौन सा है जो सबसे ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। आंसर इज ए, अरावली रेंज। अरावली रेंज है जो वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट माउंटेन है। ओके, ये जो पर्वत है वो मोड़दार पर्वतों के रूप में भी बोला जाता है इसको। अरावली पहाड़ियों का जो निर्माण है मोड़दार पर्वतों से हुआ है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। Which state of India is the largest producer of rice? तो आंसर इज 1, पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक देश है राइस का यानी चावल का। तीन राज्य हैं टोटल सबसे बड़े, लार्जेस्ट कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस में। फर्स्ट तो आ गया वेस्ट बंगाल, सेकंड है उत्तर प्रदेश और थर्ड है पंजाब। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश जो राजधानी है वो है लखनऊ। ये मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दूं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन एक जैविक आपदा है। बायोलॉजिकल डिजास्टर कौन सी है। सो आंसर इज बी, सुपोषण एक जैविक आपदा है। सुपोषण क्या होता है, किसी जलाशय में पोषक तत्वों की वृद्धि होना सुपोषण कहलाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जलाशय के अंदर जो पौधे होते हैं और शैवालों की विकास बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से जलाशय के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होने लगती है। और जब O2 में मात्रा कम होती है तो जो भी जलाशय में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, या उनका जो जीवन है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का एकमात्र नदीय प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। सी, कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदीय प्रमुख बंदरगाह है और ये जो बंदरगाह है वो सागर तट से 148 किलोमीटर दूर स्थित हुगली नदी है उसके किनारे स्थित, और इस बंदरगाह का अब नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, सो फ्रेंड्स आज के हमारे यही क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड, बने रहे and please like and subscribe my channel Educare Academy by Mandeep ma'am. Thank you.